हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग को पूरा बीपीएससी का पीवाईक्यू मेंस का हम लोग प्रॉपर यूट्यूब पर डिस्कशन करेंगे, क्लास वाइज़ क्लास डिस्कशन करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज पहला लेक्चर है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस कर देता हूँ कि ये प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि 2-3 व्हाइट शीट पेपर रख लेना है, क्योंकि हम लोग इसमें आपको आंसर राइटिंग भी सिखाएँगे और स्ट्रक्चरिंग भी सिखाएँगे। मान लीजिए कि और ये पूरा जो हम लोग का जो कोर्स है, जो हम लोग यूट्यूब पे करवाएँगे, पीवाईक्यू पर डिस्कशन, इसमें आपको कम से कम भी तो 30 से 40 लेक्चर आएगा टोटल और ये टोटल यूट्यूब पे ही आएगा। तो आपका 30 से 40% प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा। बाकी जो बचा 60% होगा, वो हम लोग क्रैश कोर्स में लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जाएगा और वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक? तो इसके साथ क्रैश कोर्स हम लोग का आज या कल मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में लॉन्च हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आज पहला लेक्चर है। अच्छा, आप अगर कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 70 सेकंड देना है या फिर 70 थर्ड, कभी भी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए मेन प्रिपरेशन मेंस का होता है, क्योंकि मेंस से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये लेक्चर जो होने वाला है ना, आप समझिए कि इससे बेहतर लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मेंस के लिए। तो आप इतना मान के चलिए। तो आपको नोट्स बनाते चलना है। आप एक व्हाइट शीट रखिए और जैसे मैं स्ट्रक्चरिंग बताऊँ, जो स्ट्रक्चरिंग आपको जैसा मैं बताऊँगा कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, तो आपका कीवर्ड वाला एक होगा, जैसे कि आपका नोट्स बन जाएगा। तो आपको मेंस के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो पॉलिटी पे लेक्चर है। पॉलिटी में आप पॉलिटी का आपको पता होगा कि पॉलिटी अभी बीपीएससी में भी कि पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, फिर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होता है 5, उसमें 8 या 7-8 नंबर का होता है, तो आपको सारा लिखना होता है। और जो लॉन्ग होता है उसमें 2 ऑप्शंस होता है, तो आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करके लिखना होता है, जो कि 38 नंबर का आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन आपका पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब लॉन्ग डिस्कस जो 4 होगा वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं। पर हम लोग स्टार्ट 70th बीपीएससी से करें, क्योंकि लास्ट ईयर 70th बीपीएससी हुआ था। तो हम लोग स्टार्ट 70th बीपीएससी से करेंगे और ये 78 बीपीएससी का ही है। हम लोगों ने जीएस पेपर 2 से इसलिए स्टार्ट किया कि जीएस पेपर 2 सबसे चैलेंजिंग होता है। आपको हिस्ट्री का तो हर जगह मिल जाएगा। इस हिस्ट्री तो आपको हर कोई पढ़ा देगा हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ाना बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ा देगा उठा करके। ये मौर्य, पाला सब पढ़ाता है। लेकिन पॉलिटी पढ़ाना, पॉलिटी में जैसे आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ाना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम पढ़ाना, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। ये कोई छुएगा तक नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ाना बिहार में ज्योग्राफी पढ़ाना बिहार का, साइंस एंड टेक पढ़ाना। हम लोग इसलिए पेपर 2 से स्टार्ट किए कि पहले पेपर 2 फिर पेपर 1 करेंगे, क्योंकि पेपर 2 में सबका कम मार्क्स आता है। तो देखिए, 70th बीपीएससी क्या और ये पॉलिटिकल लेक्चर है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन अच्छा, यहाँ से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 32 में क्वेश्चन पूछा है और आर्टिकल 32 पे आपसे हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट एंड सोल या आप अगर 68 बीपीएससी का पेपर देखिएगा, तो 68 बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पेपर ऑलमोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन है, अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम है। हम लोग देखिए कीवर्ड को ही पकड़ेंगे, कीवर्ड को कैसे कीवर्ड को लेकर के ब्रेक किया जाता है, कैसे आप स्ट्रक्चर होता है, कितना आपको कितना वर्ड में लिखना है, हम लोग सब देखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कास्ट को लेकर के, कास्ट इज़ नो मोर अ सोशल फेनोमेना। आपको सोशल फेनोमेना समझना पड़ेगा, सोशल फेनोमेना क्या होता है, पॉलिटिकल फेनोमेना क्या होता है, पॉलिटिकल फेनोमेना किसे कहते हैं, फिर कॉलिजम सिस्टम क्या है, कॉलिजम किसे कहते हैं, इसका क्रिटिसिज़्म क्यों है, कॉलिज़्म का क्रिटिसिज़्म क्यों है? उसके बाद 73rd एंड 74th, ये तो हर साल आपको बीपीएससी क्या है कि पूछती है क्वेश्चन यहाँ से कि 73rd 74 से हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, आर्टिकल 32 यहाँ से पूछ रहा है और आर्टिकल 32 का लाइन क्या देगा, हर्ट एंड सोल इसे क्यों कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये समझें कि अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, पहला अप्रोच ये हो कि हम लोग 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। ये आप लोग भी लिखते चलिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो आपका इंट्रो होगा, एक पार्ट आपका इंट्रो होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका बॉडी होगा, तीसरा जो होगा वो कॉन्क्लूजन होगा। कौन? कॉन्क्लूजन होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए आपको 2 पेज मिलता है, एक फ्रंट एक बैक। तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन्स है वो आपको 120 से 125 वर्ड्स में 120 से 125 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होगा। इससे ज़्यादा आप लिखिए, देखिए आपको ऑलमोस्ट 1.5 पेज तो लिखना चाहिए। एक आइडियल आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है तो साढ़े 4-5 नंबर के लिए आपको 1.5 पेज तो लिखना चाहिए आइडियली, और 7 नंबर का है तब भी उतना लिखिए तो आपको 4 साढ़े 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब 120 वर्ड है तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो बॉडी पे होना चाहिए। जो मेन फोकस है वो आपका बॉडी पे होना चाहिए। देखिए, उससे पहले जब हम लोग इंट्रो लिखेंगे तो जो इंट्रो आपका होना चाहिए वो कम से कम 15 से 18 वर्ड में आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 1 सेकंड, 15 से
18 वर्ड्स में इंट्रो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं तो इतना वर्ड्स में इंट्रो लिखिए। जो आपको बॉडी होगा, बॉडी में आप 70 से 80 वर्ड्स में 70 से 80 वर्ड में आप बॉडी को कंप्लीट कीजिए। और जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में फिर से लास्ट में 15 से 18 वर्ड्स में कंक्लूजन, मतलब कि 2 लाइन में आप समझिए, कैसे करके समझिए कि ये 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 लाइन में, 2 लाइन में ये, और आखिरी का जो आपका है 2 लाइन में ये, 2 लाइन में ये। देखिए, अब ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब बॉडी मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव्स नेगेटिव लिख सकते हैं। आप फीचर्स लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म, आप यहाँ पे फीचर्स क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। आप फीचर्स लिख सकते हैं, अगर कुछ भी पूछे, जो भी पूछे आपसे फीचर लिख सकते हैं। आप उसका प्रोविज़न लिख सकते हैं। देखिए, ये लिख मैं आप मेरा जो कॉपी है 68 का, मैं पिछला 3 मेंस दिया हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ, तो इवन 70th का भी दिया हूँ, तो मैं अपना कॉपी आप टेलीग्राम पे डाला हुआ, आप देख सकते हैं। और आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द पेपर 2, पेपर 1। पेपर 2 में भी डिसेंट मार्क्स था, अराउंड 150 था, और पेपर 1 में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब देखिए, जैसे पॉलिटी का आपको आंसर लिखना था, पॉलिटी का आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे साफ करके फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, जैसे अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपको फोकस कहाँ करना है, आपका 2 कीवर्ड आपको पकड़ना है। पहला कीवर्ड क्या है, आर्टिकल 32, और दूसरा कीवर्ड क्या है, हार्ट एंड सोल। अब ये हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 32 को किसने कहा है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है किसका, तो बी आर अम्बेडकर का, बी आर अम्बेडकर का। अब ऐसे सब अम्बेडकर कब बोलते हैं, तो अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसा कहते हैं कि कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 32। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इफ देयर विल बी नो आर्टिकल 32, देन द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नलिफाइड, ऐसे करके बी आर अम्बेडकर बोलते हैं। एंड देन बोलते हैं कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द कोर हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इफ देयर विल बी नो आर्टिकल 32, देन देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स का कोई रिमेडीज नहीं होगा। और इफ देयर विल बी नो रिमेडीज, देन फंडामेंटल राइट डजंट मेक सेंस, कि कोई उसका सेंस नहीं बनेगा। फंडामेंटल राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, देन इट डजंट मेक सेंस, कि अगर आपके पास उसका इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, अगर आर्टिकल 32 आपके पास नहीं है, तो आपको मान लिया फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया है। लेकिन अगर उसका वायलेट होता है, तो आप कहाँ जाइएगा? कहीं, अगर आपके पास 32 नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स रहेगा भी, तब भी कोई उसका जो होता है ना, कोई मैटर ही नहीं करता आपके लिए। तो ये बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? अब देखिए, अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको स्टार्ट करने के लिए पॉलिटी में आप 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर को। पहला तरीका होता है कि आप तो सिंपल सा प्रोविजन लिख दीजिए, सॉरी, सिंपल सा आप क्या कीजिए कि आर्टिकल से स्टार्ट कीजिए। जैसे आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है। तो पहला तो है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, कि सिंपल सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आर्टिकल 32 है कहाँ, तो पार्ट 3 में है। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये हो गया। दूसरा इंट्रोडक्शन आप ऐसे दे सकते हैं, दूसरा इंट्रोडक्शन आप ऐसा दे सकते हैं कि ये किसका कोट है? ये बेसिकली बी आर अम्बेडकर का कोट है। तो बी आर अम्बेडकर से स्टार्ट कर सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर का कोट है, तो आप बी आर अम्बेडकर से स्टार्ट कीजिए। तीसरा इंट्रोडक्शन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हार्ट एंड सोल को ब्लू वार्क ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो आप ये सब कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये सब कीवर्ड जो है आपको याद रखना। वैसे सर नोट जो लोग क्रैश कोर्स में देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्रैश कोर्स में तो हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, पूरा फंडामेंटल राइट्स का। मान लीजिए जैसे 3-4 लेक्चर तो पूरा फंडामेंटल राइट्स में ही होगा। एक लेक्चर तो आर्टिकल 32 में ही आपका 2 ढाई घंटे का क्रैश कोर्स में होगा। तो इस तरीके का आप कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोट याद है, तो आप बी आर अम्बेडकर से स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आप इस तरह कीवर्ड से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो फिर जो सिंपल है, वो पार्ट 3 से स्टार्ट कीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप लेते चलिएगा। अब देखिए, ये तो सिंपल हो गया कि चलिए आप ये इंट्रोडक्शन डाल दिए। ये इसका इंट्रो हो गया। ये तो बेसिकली आपका इंट्रो हो गया। अब हम लोग बॉडी में आ गए, तो कैसे हम लोग बॉडी में अप्रोच करते हैं? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करा, आर्टिकल 32 का आपको हार्ट एंड सोल है, तो हार्ट एंड सोल कैसे है? अब कैसे का मतलब कि आपको फीचर्स लिखना है। तो आप सिंपली यहाँ पे फीचर्स लिखेंगे। अब पहला फीचर्स क्या है? ये फीचर्स, पहला फीचर्स में क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ओरिजिनल जुरिडिक्शंस देता है।
ओरिजिनल जुडिक्शंस देता है। अब ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको कोई सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाना। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। दूसरा इसका फीचर्स ये है कि ये खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है। ये खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स इन इटसेल्फ, मतलब कि आपका फंडामेंट आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट्स है कि वही मैंने बोला ना कि अगर ये आपके पास नहीं रहे, तो आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, कोई सेंस नहीं, उसका कोई सेंस ही नहीं है कि आप किसके पास जाइएगा। अगर वायलेट होता तो कहीं नहीं जाइएगा। इसलिए दूसरा इसका तीसरा फीचर ये है कि इसका जो नेक्स्ट क्लाउज है, इसका जो आर्टिकल 32 का जो क्लाउज है सेकंड नंबर, ये डिफरेंट डिफरेंट रिट्स देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो आपको यहाँ पे रिट्स के बारे में लिखना है। उससे पहले इट मेक्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल, ये लाइन आप लिखिए। ये सब लाइन आपको याद होना चाहिए। इट मेक्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल। तो ये सब आपको अब देखिए, ये सब क्या है कि कीवर्ड्स है, ये सब क्या है कि कैची वर्ड है। आप एग्जामिनर को, अगर एग्जामिनर आपको कॉपी देखता है, वो देखेगा कि आपने लिखा है आर्टिकल 32 के बारे में कि इट मेक्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल, तो एकदम आपको एक नंबर तो इसी लाइन पे आपको दे देगा। तो इस तरीके का आपको होता है ना कि जो बॉम्बार्डमेंट लाइन होता है, वो आपको लिखना है आंसर में। अब ये रिट्स है। अब 32 जब भी पूछे आपसे, तो आपको पूरा रिट्स एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आपको बेसिकली जो भी रिट्स है, वो आपको लिखना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब रीड्स में कैसे-कैसे लिखे हैं, तो आप रीड्स को स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पे आपसे 8 नंबर का आपके पास पेज का कमी है, तो आप क्या कीजिए कि रीड्स को सीधा कीजिए, इस तरीके से लिखिए रीड्स, और इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए। 5 रीड्स है, अब 5 स्ट्रक्चरिंग कीजिए, इससे आपका आंसर भी देखने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले लिखिए हैबेस कॉर्पस, दूसरा हो गया मैंडेमस मैंडेमस, तीसरा हो गया प्रोविजन, चौथा हो गया क्यू वारेंटो, पाँचवां हो गया सर्शियोरारी। अब देखिए, अब 32 नंबर का सॉरी आर्टिकल 32 में 8 नंबर का जब प्रश्न है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होगा नहीं। अब जब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप क्या कीजिए, तो आप सिंपल सा लिख दीजिए कि एक-एक वर्ड में लिख करके, जैसे ये इसका इसका जो हैबेस कॉर्पस है क्यों लागू होता है? हैबेस कॉर्पस आता है जब किसी का फ्रीडम जो मूवमेंट होता है, जब किसी का मूवमेंट अगर रोकते हैं, तब हैबेस कॉर्पस जारी होता है। मैंडेमस क्यों जारी होता है? मैंडेमस इसलिए जारी होता है कि जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी है, जब अपना काम नहीं कर रही होती है, तब मैंडेमस जारी होता है। प्रोविज़न, मान लीजिए प्रोविज़न जब कोई केस चल रहा है और केस गलत जगह पे चल रहा है, तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्रोविज़न लगाती है। क्यू वारंट में किसी को अथॉरिटी पूछती है, क्या व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव? मान लीजिए कोई भी मान लीजिए कि मैं या कोई भी व्यक्ति कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है या कोई भी ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो वो किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी पूछती है, किस अथॉरिटी से आप होल्ड कर रहे हैं। और सर्शियोरारी में क्या होता है कि वो नलीफाई करती है। मान लीजिए कोई कोई जजमेंट है या कोई कोई केस है, वो किसी गलत जगह पे खत्म हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको नलीफाई करती है। तो आप नेक्स्ट पार्ट में ऐसे लिखिएगा। अब उसके पॉलिटी का जब भी आप आंसर लिखिए, तो आपको हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई एक जजमेंट आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए। तो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया था। तो आप वो लिखिए इसके आगे, इसके बाद जाकर के वो लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को मिनर्वा मिल केस में मिनर्वा मिल केस में 1980 में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया था। क्या बताया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, आप ये लिख दीजिए। अब इसके साथ-साथ और लिख सकते हैं कि आर्टिकल 13 के साथ जब 32 को पढ़ा जाता है, तब ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 13 को 32 के साथ जोड़ते हैं, जब आर्टिकल 13 इसको मेंशन आपको करना है। जब आर्टिकल 13 को 32 के साथ जोड़ते हैं, तब ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नलीफाई कर देगी। तो और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप ये केस लिखिएगा, उसका जब आप कंक्लूड कीजिएगा
जब आप कंक्लूड कीजिएगा, तो कंक्लूजन में जो मैंने 3 आपको इंट्रो बताया था, उस तीनों में अगर एक चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लिया, तो आर्टिकल वाले को छोड़ करके आप या तो बी आर अम्बेडकर वाला लाइन यहाँ लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिखिए कि आर्टिकल 32 मेक्स सुप्रीम कोर्ट अ सोशल रिवोल्यूशनरी, इस टाइप से कोई भी वर्ड यहाँ पे डाल दीजिए, बड़ा वर्ड, कि जिससे कि आपका कंक्लूजन थोड़ा-सा कैची लगे। तो देखिए, अब ये आर्टिकल 32 में हो गया, तो आप इतना अगर आप लिखिएगा, तो आपको मान के चलिए कि आपको 4 साढ़े 4 नंबर आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चरिंग आप करते चलिएगा साथ में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आर्टिकल 32 हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। देखिए, इस ये तो हम लोग बस स्ट्रक्चरिंग सीख रहे हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या-क्या उसमें कीवर्ड्स होना चाहिए। जब हम लोग क्रैश कोर्स देखेंगे, जब मैं आपको मेंस क्रैश कोर्स में पढ़ाऊँगा, तो पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे। एक-एक लाइन देखेंगे कि कैसे 32 का इवोल्यूशन होता है, आर्टिकल 32 आता कहाँ से, जुडिशियल रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया, यूएस से कॉन्सेप्ट लिया जाता है जुडिशियल रेमेडीज़ का। हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे एक-एक चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एनालाइज़ करना है आपको। एनालाइज़ दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। अब देखिए यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड्स पकड़ना है। पहला कीवर्ड्स क्या है? एक तो पहला कीवर्ड यही है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पहला कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड क्या है? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम्स। तीसरा क्या है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। मतलब इन तीनों चीज़ को आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखना है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और इसको क्या करना है? एनालिसिस करना है। अब देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, सॉरी, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, उसको स्टार्ट करने का 2-3 तरीका होता है। पहला तरीका था आप कोट से स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। और हाँ, स्ट्रक्चर वही रखना जो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया था, वही स्ट्रक्चर के साथ आपको चलना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, 15 से 20, 18 से 15 से 18 वर्ड, 70 से 80 वर्ड, वो वाला वर्ड। तो वो स्ट्रक्चर में ही आपको चलना है। वो स्ट्रक्चर, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, किसी पेपर में क्वेश्चन आपको आए, शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही वही रहेगा, और हम लोग लॉन्ग का जब देखेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे आप कोट से यूज़ कर सकते हैं, कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा है। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा कोट से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको इसमें आर्टिकल आप कहाँ से लाइएगा? नहीं, अगर आप मान लीजिए कोट से अगर आप याद नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आप कोट से आप नहीं इसको स्टार्ट कर सकते, तो दूसरा तरीका होता है इंट्रो स्टार्ट करने का, कि कोई भी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। 2 चीज़, एक तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? या तो आप कोट से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। अब देखिए कोट से कैसे स्टार्ट कीजिए, तो कोट से आप राजेंद्र प्रसाद जो हमारे हैं, हमारे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी का एक स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अ कंट्री वर्क ऑन अ डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, अ कंट्री कैन वर्क ऑन अ डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इफ अ पर्सन सीटेड इन द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट हैविंग प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है मान लो कि डिफेक्टिव है, तो वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत देश को नहीं होगा। अगर जो लोग पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं, उनके पास प्रिंसिपल हो, वैल्यू हो। फिर इनका नेक्स्ट लाइन है कि बट अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अब बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट हेल्प अ कंट्री इफ अ पर्सन सिटिंग इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन आर विदाउट वैल्यूज और प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं राजेंद्र प्रसाद की, वैसे लोग, अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल लेस लोग बैठे हुए हैं, करप्ट लोग बैठे हुए हैं, मतलब चोर बैठा है पार्लियामेंट में, बहुत ही गुंडा बैठा है, तो कितना अच्छा ही पार्लियामेंट हो, इस देश का सबसे बेस्ट पार्लियामेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना अच्छा ही पार्लियामेंट बना लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। तो एक तो कोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो राजेंद्र प्रसाद का कोट है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं आप ये आंसर। दूसरा है कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर लीजिए। अब रीसेंट कॉन्टेक्स्ट आप क्या यूज कीजिएगा? रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिहार से, जब बिहार को देखिएगा, तो बिहार में भी हाल फिलहाल में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था बिहार में। तो बिहार से जो चुना गया है 40 हम लोग एमपी जो भेजे हैं, इस 40 में से 21 एमपी जो है, उसपे क्रिमिनल चार्जेज़ है, सीरियस क्रिमिनल केसेस है। आप एक कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये डेटा क्या दिखाता है? ये डेटा दिखाएगा पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ क्राइम, कि कैसे लोग जो पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, वो मतलब हाइली करप्ट लोग हैं, ये दिखाएगा। अब देखिए जैसे ये जो लाइन है, अब देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तरीका हो गया। अब इससे बेस्ट क्या होता है कि अगर आपको डेटा याद है, तब तो आप डेटा कोट कीजिए, नहीं तो आप अगर किसी पर्सनैलिटी को कोट कर रहे हैं, तो आप पर्सनैलिटी को कोट करके निकल सकते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो मान लीजिए अब इंट्रो हो गया। अब बॉडी में कैसे चलना है, ये देखिए। बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, इसको
अगर आपको फ़ोटो लेना है, लिख देखिए, फ़ोटो लेने से ज़्यादा बेहतर क्या है ना कि आप लिख लिया कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप रफ में लिखते चलिएगा ना व्हाइट शीट पे, तो आपका एक बहुत शानदार नोट्स बन जाएगा, जो कि आपको अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 50 दिन के बाद जब आपका मेंस नज़दीक आएगा, तब आप जब फ़ॉलो किए रहेंगे पूरा सीरीज़ को, इस सीरीज़ के साथ क्रैश कोर्स को, तो आपको पता चलेगा कि आप इतने बेहतर जगह पे मेंस को लेकर के हैं, कि आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस में जाइएगा मेंस लिखने के लिए। ऑटोमैटिक आइडियाज़ आपके माइंड में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे इसको हम साफ कर दे रहा हूँ। वो तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स को समझाइए और पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ क्राइम को समझाइए। अब ये दोनों कीवर्ड हैं, अब ये दोनों कीवर्ड को समझाइए पहले। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करेंगे? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन्स होता है ना, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं डेटा के थ्रू। किसके थ्रू? डेटा के थ्रू। और आपको डेटा याद होना चाहिए। जैसे एक डेटा हम लोग अभी इंट्रोडक्शन में एक डेटा बताया, तो डेटा को फिर से यूज़ कीजिए। अभी हम लोग बिहार का लेजिस्लेटिव में भी देखें कि कितना क्रिमिनल्स बिहार का लेजिस्लेचर बैठा है, किस पार्टी से कितना क्रिमिनल्स लेजिस्लेचर में बैठा है, कितना सीरियस क्राइम के साथ बैठा है, हम लोग सब देखेंगे अभी। और इलेक्शन का टाइम है, तो आपको तो और आपके लिए तो और ये बेहतर है क्वेश्चन, कि आप जब वोट देने जाइएगा, तो आपको एटलीस्ट पता हो, ये क्वेश्चन के थ्रू आपको पता हो कि बिहार में चल क्या रहा है, बिहार में किस तरीके से क्रिमिनल्स लेजिस्लेचर बैठा है। आपको पता है बिहार में, मैं अब बता ही देता हूँ, 68% जो हमारा एमएलए बैठा है ना, उसपे क्रिमिनल चार्जेज़ है। 68% एमएलए जो बैठा है बिहार में, आपका बिहार विधानसभा बैठा है, उसमें क्रिमिनल चार्जेस है। और इस 68% में 51% ऐसा है, 51% ऐसा है जिसमें सीरियस मतलब मर्डर का बहुत हीनियस क्राइम का चार्जेस है। 51% ऐसा बैठा। अब आप खुद सोचिए, अगर 51% ऐसा आपका बिहार विधानसभा में बैठा हुआ है, तो आपके लिए क्या ही लॉ बनाएगा? कोई सेंस ही नहीं बनता है। 68% लोग क्रिमिनल मतलब आप खुद सोचिए कि 68% कितना, 142 के आस-पास शायद हो जाएगा। आप सोचिए कि 243 में से 142 जो एमएलएज़ आपका है, उसके पास क्रिमिनल चार्जेज़ है। एकदम सीरियस क्रिमिनल चार्जेस सब बैठा हुआ है आपका बिहार विधानसभा में। किस टाइप का लॉ बनाएगा? आप अगर कहीं प्रोसीडिंग देखने का आपको मौका मिले, तो आप देखिएगा बिहार विधानसभा में प्रोसीडिंग। आपको शर्म आएगा कि आप किसको वोट देके चुने हैं। इसलिए अगर वोट दीजिएगा इस बार, तो बेहतर लोग को वोट दीजिएगा। आप एटलीस्ट क्वालिफ़िकेशन देखिए, वो काम क्या किया है। ऐसे हवा में वोट नहीं देना है, जात के नाम पे वोट नहीं देना है। आप देखिए कि किसको वोट दे रहे हैं आप, क्योंकि आपका एक वोट बहुत मैटर करता है। और इस साल इलेक्शन है, तो ये क्वेश्चन उस परिप्रेक्ष्य में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम युवा, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, तो जागरूक कौन होगा? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कि अब इसको या तो आप ग्राफ पे समझाइए, या तो ग्राफिकली समझाइए, नहीं तो इसको आप ऐसे समझा सकते हैं, देखिए जैसे। अच्छा हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, एक बात है पहले बताता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आया तब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप जो चैनल का हम लोग का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, और आप चेक कीजिए कि 70th बीपीएससी मेंस के लिए करीब मैंने 40 लेक्चर लिया था यूट्यूब पे, और उस 40 लेक्चर में से एक मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। आप जाकर चेक कर सकते हैं, मेंस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या उस मेंस का प्लेलिस्ट का लिंक हम लोग डाल देंगे। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ाए हुए हैं, तब 70th बीपीएससी में क्वेश्चन, और हम लोग एग्ज़ैक्ट यही लाइन पढ़ाए थे। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा पढ़ाया हुआ, क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ क्राइम, ये हम ही लोग पढ़ाए थे। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे, होता क्या था पहले कि जब हम लोग देश आज़ाद हुआ 1950 में, हम लोग का लिटरेसी रेट बहुत कम था। बहुत कम था, तो मतलब, और उसमें कांग्रेस का ही कांग्रेस था, हर जगह स्टेट में कांग्रेस, नेशनल मतलब हर जगह कांग्रेस ही था। तो स्टार्टिंग में तो जब तक नेहरू थे तब तक ठीक था, तब तक पॉलिटिक्स जो था वो मतलब मिला-जुला कर, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल्स भी पॉलिटिक्स में थे नहीं, क्रिमिनल्स हमेशा था, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत रेशियो कम था, नेग्लिजिबल था। फिर क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, तो लोगों के पास पैसा आता है। जब जब आप ऐसे भी सोचिए कि जब लोगों के पास पैसा आता है, तो वो क्या, पैसा तो आ गया, तो वो पावर चाहता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और जब पैसा आया लोगों के पास, तो आप देखिएगा कि जो जितने भी रीजनल्स पार्टी हैं, 1968 के बाद, 1970s के बाद राइज़ ऑफ रीजनल पार्टी होता है। बहुत सारा पार्टी का राइज़ होता है, रीजनल पार्टी का। और उसी समय आप देखिए कि कांग्रेस बहुत सारा स्टेट में लूज़ करती है इलेक्शन। तो जो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ क्राइम और क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, वो हमेशा रीजनल पार्टी से एसोसिएटेड होता है। आप देखिएगा, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेशनल पार्टी में क्रिमिनल्स नहीं है। अभी जो बीजेपी है, बीजेपी से शायद 21 एमपी जीता है बिहार से, उसमें से 12 एमपी पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, बीजेपी का मैं बता रहा हूँ। और आरजेडी का 100% स्ट्राइक रेट है। 4 एमपी आरजेडी से जीता है, जिसपे 100% क्रिमिनल चार्जेस है, और बीजेपी का 21 में से 12 एमपी पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। बिहार का मैं बता रहा हूँ, पूरे देश का नहीं, बिहार का। पूरे देश में तो 46% एमपी ऐसे पार्लियामेंट में बैठे हैं जिसके पास क्रिमिनल चार्जेस हैं। लेकिन मैं बिहार का सिर्फ बताया हूँ। तो तो ऐसा था ना, जब पैसा आ गया तो फिर पावर आ गया, तो लोग पॉलिटिक्स में आने लगे, और डिफरेंट डिफरेंट आप देखिएगा कि एंटी डिफेक्शन भी उसी उसी वक़्त बहुत ज़्यादा एंटी डिफेक्शन स्टार्ट होता है, और मतलब कि कांग्रेस बहुत सारा जगह पे इलेक्शन हारती है,
और रीजनल पार्टी का राइज होता है। जब हम लोग पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उस पे। अभी हम लोग बस इस पे आ जा रहे हैं। हाँ, तो पैसा आया, पैसा के साथ पावर चाहिए, तो पावर आया। तो पावर आया तो आप ये देखिए कि बहुत कॉम्पिटिशन पॉलिटिक्स में बढ़ गया, और जब पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो लोग जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। आप जैसे गाँव का इलेक्शन अगर आप देखिएगा, तो लोग जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं किसी का कुछ भी हो जाता है, हमेशा आप सुनिएगा इलेक्शन में। अब जैसे ये दोनों जो टर्म्स है उसको समझते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। अब देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, 1950 के से ले आज़ाद 47 में हुआ था। 1950 से लेकर के 1990 तक हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं, और ये प्रेज़ेंट है। अब ये टाइमलाइन देखिए, आप भी ये टाइमलाइन बना लीजिएगा। शुरुआत में होता क्या था कि जो पॉलिटिशियंस था वो क्रिमिनल्स का हेल्प लेते थे इलेक्शन जीतने में, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग में हेल्प लिया जाता था, पैसा बाँटने में हेल्प लिया जाता था, मतलब जितना भी जो भी तरीका हो जिससे क्रिमिनल्स हेल्प कर सकते थे, पॉलिटिशियन को हेल्प करते थे। तो 1990 तक का ये फिनोमेना था जो ये हम लोग टाइमलाइन देख रहे हैं उसमें। तो उसमें होता क्या था, उससे पहले जब क्रिमिनल्स का हम लोग हेल्प लेता था पॉलिटिशियन, तो उसको बोलते थे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। इसको बोलते थे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। और 1990 के बाद अब क्रिमिनल्स को लगा कि यार हम लोग इसको हेल्प कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को, और ये जीत के ये लोग मलाई खा रहा है सत्ता का, तो हम ही लोग क्यों ना पॉलिटिक्स में आ जाएँ। तो इसीलिए आप देखिए 1990 के बाद से क्रिमिनल्स का एंट्री होता है पॉलिटिक्स में। जो क्रिमिनल्स होता है वो व्हाइट कुर्ता पैजामा पहन के टोपी लगा करके वो पॉलिटिक्स में उतर जाता है, क्रिमिनल्स लोग खुद से। तो इसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब क्रिमिनल्स आर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स। पहले था पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ था या फिर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ था वो हेल्प लेता था क्रिमिनल्स का। अब क्रिमिनल्स को लगा यार हम इसको हेल्प कर रहे हैं, ये मया मार रहा है, हमारा क्या है, कुछ है नहीं। तो वो हम खुद से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये 2 फिनोमेना है। अब आपको इंट्रोडक्शन इतना में क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि 30-40 वर्ड आपका खर्च हो जाएगा, पेज का एक अच्छा खासा पार्ट भी चला जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, फ़ोटो ले लीजिएगा, इसको साफ करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो आपको क्या करना है, कैसे ग्राफ बनाना है, ऐसा ग्राफ देखिए, अगर आपको डेटा है तो डेटा को आप ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा आंसर में तो बहुत बेहतर होता है। जब 70 DPS का कॉपी आएगा तो मैं आपको अपना कॉपी दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कॉपी में किया है और बहुत शानदार तरीके से किया है। वो जब कॉपी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कीजिए। अब जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, अब इसमें दिखाइए कि जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें करीब राइज़ ही हो रहा है। 68% जो है क्रिमिनल्स हैं। इस 68% में इस 68% में 51% पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेज़ हैं। ये दिखाइए, यहाँ भी दिखाइए। सीरियस क्रिमिनल चार्जेज़ दिखाइए 51%, 51%। तो आप इस तरीके से ग्राफ दिखा सकते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को। अब आपको एनालिसिस करना है कि एनालाइज़ करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है? एनालिसिस करना है क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब रीज़न क्या है इसका होने का? अब देखिए, रीज़न, हम लोग रीज़न देखते हैं। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, वो इंक्रीज़ कर गया। मतलब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया। जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो विनिंग जो मार्जिन होता है, वो घट जाएगा। जब विनिंग मार्जिन घट जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? वो डिफरेंट मीन्स का सहारा लेंगे जीतने के लिए। तो दूसरा क्या होगा? विनेबिलिटी फैक्टर। विनेबिलिटी फैक्टर मतलब लोग इलेक्शन में किसी तरीके से जीतना है बस। मैटर ही नहीं करता है कैसे जीतना। आप देखिए अभी इलेक्शन कैंपेन बिहार में स्टार्ट होगा। आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि लोग जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं लोग, मतलब कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए। और हर पार्टी का ये कोई एक पार्टी सिंगल नहीं है, हर पार्टी का ये स्थिति है। विनेबिलिटी फैक्टर। दूसरा तीसरा है डिफरेंट सेक्शंस। डिफरेंट सेक्शन जो सोसाइटी का है, उसको पॉलिटिकल वॉइस मिलना। ये बेसिकली बहुत अच्छा चीज़ है। हर सेक्शंस को वॉइस मिलना चाहिए। अब ये एनालिसिस होता क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोलिशन बनाने के लिए। जैसे कि आप बिहार में देखिएगा तो कास्ट कोलिशन बनता है। कास्ट कोलिशन बनता है।
तो इन सब चीज़ों पे आप बात कीजिएगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट फेज़ में आइएगा तो आपको लिखना है कि ठीक है पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो हो रहा है, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स भी हो रहा है क्योंकि आपको आंसर आपको नेगेटिव नोट पे नहीं खत्म करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। अब ये देखिए ये लिखिए, अब देखिए अब जब डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का बात कीजिएगा, तो आप ऐसे आपको लिखना पड़ेगा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स आपको लिखना पड़ेगा 2005 के बाद से, जब नीतीश कुमार आते हैं, तो जो मेनली बात होता है वो डेवलपमेंट पे होता है। डेवलपमेंट पे शिफ्ट कर जाता है बिहार का पॉलिटिक्स। अब इस डेवलपमेंट में क्या बात कीजिएगा? इस डेवलपमेंट में बात कीजिएगा आप रोड का, जॉब्स का, मतलब एम्प्लॉयमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का। इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स शिफ्ट कर गया। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग वहाँ देखें। ये वुमेन पे तो अब क्या है कि पॉलिटिक्स इस पे शिफ्ट कर गया कि अब जैसे नीतीश कुमार को देखा तो वो जॉब का बात करते हैं। अब आप बहुत कम देखिएगा कि कास्ट का बात अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, नलीफाई नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब जॉब का हो रहा है। अब देखिए जब ये लिखिएगा, तो अब आपको लिखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का कुछ मेजर्स लिखना, ये थोड़ा-सा आपको आखिरी में लिखना पड़ेगा ये लास्ट में। अब आप जैसे क्रिमिनल पॉलिटिक्स लिखे थे, यहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट का मेजर्स आपको लिखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का मेजर्स के साथ-साथ आपको लिखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का कुछ मेजर्स। यहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का लिख लेते हैं, इधर हम लोग इलेक्शन कमीशन का लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईसी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट जजेस में अपना जैसे एक जजमेंट इसका है लिली थॉमस जजमेंट है। एक इसका है एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है। इलेक्शन कमीशन का डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है या फिर डिफरेंट इनिशिएटिव जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का। दूसरा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज किसी क्रिमिनल्स को अगर टिकट दे रहा है, तो उसको जो भी ब्यौरा है, जो भी उसका डिटेल्स है, सब अपना एक तो एडवर्टाइज़मेंट करेगा। एडवर्टाइज़मेंट वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका एडवर्टाइज़मेंट करना है अच्छे तरीके से, आपको वेबसाइट पे एक-एक डिटेल्स डालना है। तो जो भी डिटेल्स है सारा, अब ये सब मेजर्स क्या है ना कि ये सब रोकने के लिए है। नील थोपस में कहता है कि अगर किसी को कन्विक्ट हो गया 2 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए कन्विक्ट कोई होता है, इमीडिएट उसका जो एमएलए है तो उसका ख एम 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 खत्म हो जाएगा, एमपी है तो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का बात करता है लिली थॉमस केस में। ईडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैसे बात करता है कि जैसे जो भी एसेट्स हैं क्रिमिनल्स का, जो भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, उन सब पे बात करता है सुप्रीम कोर्ट। आपको ये सारा नोट्स मिलेगा क्रैश कोर्स में, उसका टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया। अब आप जो कंक्लूजन इसका था नीतीश कुमार वाला जो मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार वाला जो मैंने आपको बताया, उससे आपको कंक्लूड कर देना है चीज़ों को। वो एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड होगा कि ठीक है पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन स्टिल अब क्या है ना कि अब जो पॉलिटिक्स है, वो इस पे मूव कर रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज़ नो मोर सोशल फेनोमेना। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स क्या-क्या, आप कीवर्ड्स पकड़िएगा। अब पहला कीवर्ड्स यहाँ पे क्या-क्या है? सोशल फेनोमेना, ये इसका पहला कीवर्ड है। जो कास्ट है इंडिया में वो सोशल फेनोमेना नहीं है, रादर अ पॉलिटिकल फेनोमेना। अब जो कास्ट है वो पॉलिटिकल फेनोमेना बन गया। तो दूसरा कीवर्ड क्या है? पॉलिटिकल फेनोमेना। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एनालाइज एंड गिव रीजन। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक तो देखिए पहला ये क्वेश्चन है और तो खुद में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स में 1.5 से 2 पेज में ये क्वेश्चन को लिखना अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन कास्ट पे है ना, तो आप सीधा-सीधा एक क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड का एक स्टेटमेंट है, कास्ट फॉर्म द मॉज़िक ऑफ इंडियन सोसाइटी। सीधा-सीधा आप उसको चिपका डालो। एकदम सीधा-सीधा आपको वो इंट्रोडक्शन में लिख दो कि कास्ट, आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, कास्ट फॉर्म्स द मॉज़िक ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप इंट्रो में वहाँ से स्टार्ट कर दो। अब आपको सोशल फेनोमेना समझना है कि सोशल फेनोमेना क्या होता है? सोशल सोशल फेनोमेना। अब देखिए, सोशल फिनोमेना का मतलब होता है जो कास्ट है, कास्ट का यूज़ जो पहले होता था, तो रिज़र्वेशन के लिए होता था, जैसे रिज़र्वेशन के लिए मोबिलाइज़ होता था। कास्ट का यूज़ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस सेक्शंस का एम्पावरमेंट के लिए, जैसे गांधी जी क्या करते थे, तो जो अनटचेबल्स था उसका एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे। तो उस तरीके से कास्ट का यूज़ होता था। कास्ट का यूज़ सोशल हायरार्की को मतलब कास्ट को कैसा हायरार्किकल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, तो वो सब काम होता था कास्ट को लेकर के।
लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये पॉलिटिकल फिनोमेना बन गया। पॉलिटिकल फिनोमेना मतलब कि अब जो अब जो कास्ट आइडेंटिटी है, उसको पॉलिटिक्स से लिंक करके देखा जाता है कि किस कास्ट का कितना वोट है, किस कास्ट का कितना वोट शेयर है और उसी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इसका होता है। तो पहले क्या था कि सोशल फिनोमेना मतलब कि सोसाइटी में डिफरेंट-डिफरेंट वर्क कास्ट के थ्रू होता था। अब क्या है कि नहीं, अब उसका काम है कि अब कास्ट का सिर्फ यूज़ पॉलिटिक्स को लेकर के और कोई अब देखिए ना कोई भी जैसे अब क्या होता है कि कास्ट अब पॉलिटिकल फिनोमेना मतलब हो गया कि कास्ट बेस्ड कोलिशन बनता है। ये बॉडी में लिखना है। अब जैसे कास्ट बेस्ड कोलिशन कैसे बनता है? अब जैसे बिहार में अगर देखिएगा तो क्या बनता है? बिहार में बनता है एमवाई का समीकरण। तो ये क्या है? पॉलिटिकल फिनोमेना तो है। यूपी में देखिएगा, अगर यूपी में देखिएगा अजगर बनता है। वैसे अजगर जो है वो मजगर में बदल गया है। अजगर जो है वो मजगर में बदल गया है। ये सब आपको लिखना है। जैसे खाम हो गया, गुजरात में खाम हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन। जैसे एमवाई का मतलब मुस्लिम्स और यादव का समीकरण बिहार और यूपी में बनता है। अजगर मजगर में बदल गया। मजगर का मतलब हो गया एम से मुस्लिम, ए से अहीर, जी से गुज्जर और आर से राजपूत। इन चारों कोलिशन बनता है। खम्स में हो गया क्षत्रिय, हरिजन, अहीर, मुस्लिम। इन सब का कोलिशन बनता है। तो ये सब कोलिशन क्या दिखा रहा है? ये सब पॉलिटिकल फिनोमेना तो दिखा रहा है कास्ट का। कास्ट का काम क्या था? अब इन सब चीज़ों के लिए कास्ट का यूज़ होता है। पहले कास्ट का यूज़ होता था कि सोशल हायरार्की को खत्म करने के लिए यूज़ होता था। पहले कास्ट का होता था कि कोई भी एम्पावरमेंट का काम करना है, वुमेन एम्पावरमेंट का काम करना है, तब उसमें जो लोअर कास्ट की वुमेन होती थी, वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। जैसे ज्योतिबा बाई फुले थी, जैसे बीएम मालावारी थी, ये सब क्या करती थी? ये सब वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे थे। जैसे कि ईवी रामास्वामी नायकर हो गए या फिर बी आर अम्बेडकर हो गए, तो वो सब क्या था? उस वक़्त सोशल फिनोमेना था। अनटचेबिलिटी को हटाना, एमसी राजा हो गए, जगजीवन राम हो गए, तो सब क्या था? वो सब सोशल फिनोमेना था। अब क्या है कि अब ये सब अब जो कास्ट का यूज़ है, वो कास्ट का यूज़ इलेक्शन जीतने में किया जा रहा है। जैसे एमवाई का समीकरण बन रहा है, अजगर है, ये सब। तो ये आपको बॉडी में लिखना है। ऊपर से लिखना है, अब जैसे अब क्यों पॉलिटिकल फिनोमेना है क्यों? आपको ये भी देना है। तो क्या होगा, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसमें आपको रीज़न देना है कि क्यों ऐसा है? तो पहला देखिए जब भी आप पॉलिटिक्स में कोई भी आंसर लिखिए ना, तो सबसे बेसिक जो उसमें होता है वो होता है विनेबिलिटी फैक्टर कि कोई भी काम क्यों करेगा कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए। तो सबसे पहले तो होता है इलेक्शन विनेबिलिटी फैक्टर। विनेबिलिटी फैक्टर कि इलेक्शन जीतने के लिए होता है। दूसरा होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अभी हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं क्योंकि ऐसे डिटेल में पढ़ाने में इस पे कम से कम 5 से 7 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड होगा अगर मेंस में, क्योंकि ये अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत शॉर्ट में सिर्फ स्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो गया, कि लोग होता है ना कि जैसे आप सुनते होंगे बिहार में कि कुर्मी का रैली है, आप सुनते होंगे बिहार में कि धोबी का रैली है, तो वो सब क्या है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ही तो है। आप कास्ट के नाम पे रैली कर रहे हैं लोग, आप पोस्टर आपको बिहार में कहीं भी दिख जाएगा, या बिहार में नहीं पूरे देश का ये चीज़ है। मैं एग्ज़ाम्पल बिहार का इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग बिहार में ये बिहार का एग्ज़ाम है और हम लोग उसी के आपको इसके परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो ये रैली होता है, जैसे कि ब्राह्मण का रैली होता है, तो ये सब क्या दिखा रहा है? भूमिहार का रैली तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है कि हम लोग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को ही तो दिखा रहा है। तो ये लिखिएगा। अब कास्ट बेस्ड कास्ट बेस्ड कास्ट बेस्ड कोलिशन का बात होता है। जैसे हम लोग ने एमवाई का देखा, डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन का हम लोग देखते हैं, तो वो क्या कास्ट बेस्ड कोलिशन है। लोग कास्ट आइडेंटिटी से एसोसिएट होते हैं, कास्ट कंसेंसस बनता है। और देखिए, आप ऐसे समझिए कि कास्ट के नाम पे किसी को मोबिलाइज़ करना बहुत आसान होता है। आप अगर डेवलपमेंटल वर्क के लिए बोलिए कि गांधीनगर में जमा होना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 लोग भी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अगर आप कास्ट के नाम पे बोलिए कि इस कोई भी फलाना कास्ट का रैली है गांधी मैदान में, मैं गारंटी देता हूँ कि 100 क्या 1000 लोग ही पहुँच जाएँगे। तो कास्ट के बेसिस से, क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है? अब वो कोई नेगेटिव रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि कास्ट एक आइडेंटिटी है, बहुत ही सोशली रूटेड आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी इतना डीप रूटेड है, जिससे होता क्या है कि लोग उससे बहुत ईज़िली एसोसिएट करते हैं। कास्ट से एसोसिएट करना बहुत ही आसान होता है, डेवलपमेंटल वर्क से एसोसिएट करना। तो इसलिए कास्ट के बेसिस पे जितना भी जो कोलिशन बनता है, जो हम लोगों ने एमवाई का देखा, खाम का देखा, अजगर देखा, मजगर देखा, वो सब क्या था? कास्ट बेस्ड कोलिशन था। कास्ट बेस्ड पे मोबिलाइजेशन बहुत आसान होता है। कास्ट बेस्ड कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन बहुत ईज़िली मोबिलाइज़ होता है लोग। तो आपको ये रीज़न देना पड़ेगा कि अब एनालिसिस के बाद आपको ये रीज़न देना पड़ेगा
जब आप रीज़न देंगे, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अब एक ये रीज़न तो आपने दिया है कि जो कास्ट है, वो कैसे पॉलिटिकल फिनोमेना बनते जा रहा है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट में आपको देना है, तो इसके अगेंस्ट में कैसे देना है? अब एक 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 चीज़ और आप यहाँ पे लिखिएगा रजनी कोठारी का। रजनी कोठारी कहते हैं कि इंडियंस या हम लोग जो भी लोग हैं, हम लोग अपना वोट वोट कास्ट नहीं करते, वी वोट देयर कास्ट, मतलब वी वोट आवर कास्ट। कुछ इस टाइप से इनका स्टेटमेंट है कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। इसका मतलब हो गया कि हम लोग अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपना वोट अपने कास्ट को देते हैं। ये इसका ये लाइन से आपको कनेक्ट कर रहा है रजनी कोठारी का। लेकिन जब आप ये लाइन लिखिएगा तो इसके बाद आपको डिफरेंट सेक्शन, क्योंकि आपको एनालिसिस करना था, आप ये हम लोग एक पार्ट बता रहे हैं कि कैसे कास्ट एक पॉलिटिकल फिनोमेना है, हम लोग एक पार्ट बता रहे हैं। जब आप नेक्स्ट सेक्शन में आइएगा, जब आप नेक्स्ट आंसर का सेगमेंट में आइएगा, तो आपको ये लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते चलिएगा साथ में। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे एसएन श्रीनिवास का। ये बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट का। अब डोमिनेंट कास्ट क्या है? आपको उससे कनेक्ट करके चलना है। डोमिनेंट कास्ट फेनोमेना, ये कहते हैं कि एज़ सच कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता नहीं। अब यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट का आ जाता है कि मान लीजिए कोई भी एरिया में कोई भी एक कास्ट है, तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट कोई कास्ट नहीं होता। अब होता है डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट वो जो मेजॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी में है, कोई भी कास्ट हो, मेजॉरिटी में। और एक होता है जो मतलब कि जो कास्ट जो माइनॉरिटीज़ में है। अब इसके थ्रू आपको आगे बढ़ना, कनेक्ट करते हुए लिखना है कि जब कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, तो अब मान लीजिए कि कोई कोई भी पार्टी, एक्स पार्टी वो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन करती है, तो दूसरा पार्टी क्या करेगा? उसको उसको काउंटर करने के लिए रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है। तो ये एक नेगेटिव हो गया कि रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन। एक सेकंड, रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन। अब इससे क्या होता है? कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है। कास्ट बेस्ड वायलेंस है। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के बीच में कास्ट पे क्लीवेज बढ़ता है, मतलब कि और क्लीवेज बढ़ता है कास्ट के बीच में। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि अनटचेबिलिटी को हम लोग को एब्लिश करना, कास्ट को खत्म करना है। लेकिन जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा, तो जो भी कास्ट है उससे तो और कास्टिज्म बढ़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कास्ट को खत्म करने का, कास्टलेस सोसाइटी का, तो कास्टलेस सोसाइटी तो खत्म होगा नहीं। तो वो एक है, कास्टलेस सोसाइटी खत्म होगा नहीं। तो इससे सोसाइटी में क्या है, हार्मोनी की जगह पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि क्योंकि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन में ये सब प्रॉब्लम है। तो आपको ये लिखना है, फिर आखिरी में आपको जब जब आप कंक्लूड कीजिएगा, तो आपको फिर से जो हम लोग नीतीश कुमार वाला बात कर रहे थे कि आपको डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को लेकर के, या फिर जो आप मोदी जी का भी नाम लेकर के आप बात कर सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स से बात किया जा रहा है, और यूपी में कैसे लास्ट ईयर या फिर लोकसभा का चुनाव में आप देखिए कैसे डेवलपमेंट के नाम पे लोग लड़ रहे हैं चुनाव आज की डेट में, कि हम इतना जॉब देंगे। कोई पार्टी कहता है कि हम इतना जॉब देंगे, कोई बोलता है कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, कोई बोलता है कि हम इतना फ्रीबीज देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कॉलिशन बन रहा है। तो ये बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए व्हाट इज़ कोलिजियम? तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़िए अगर आप पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में, तो आपको ये सीधा-सीधा आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड जो है आपको बहुत सीधा-सीधा दे रखा है। पहला में क्या है कि कोलिज़म क्या है? तो आपको सीधा-सीधा यहाँ पे डेफिनिशन लिखना होगा कोलिज़म का। आप यहाँ पे कोलिज़म को डिफाइन कीजिए। कोलिज़म डेफिनिशन में क्या दे सकते हैं आप यहाँ पे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या दे सकते हैं आप? 3 जजेस केसेस, फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप तीनों जज केसेस केसेस का आप नाम दीजिए कि थर्ड जज जो केस होता है उसमें कोलिजियम सिस्टम आता है। थर्ड जजेस केस में कोलिजियम सिस्टम आता है। उसके बाद आपको देखिए सीधा-सीधा आपसे पूछा क्रिटिसिज्म, आप कोलिजियम का डिफाइन कर दिए। आपसे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आप इसका क्रिटिसिज्म लिखिए, ठीक? अब ये क्रिटिसिज्म लिखिए तो अब यहाँ पे एक तरीका से आप और लिख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, क्योंकि जब पूछा गया था तब जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे थे जयदीप धनखड़ जी, पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे,
उन्होंने कॉलेजियम को लेकर क्रिटिसिज्म किया था। तो उसी के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ये लिखने के बाद आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं कि इन रीसेंट कॉन्टेक्स्ट आवर फॉरवर अब तो फॉरवर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, फॉरवर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वैसे करके आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म में देखिए कैसे लिखना है, आप क्रिटिसिज्म क्या-क्या लिखिएगा? अब आप देखिए डिफरेंट-डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के क्रिटिसिज्म आपको लिखना है, ठीक? तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लिए, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लिए। अब एक क्रिटिसिज्म ऐसा लिख अब इस तरीके से क्रिटिसिज्म आप लिख दिए। इस तरीके से आप क्रिटिसिज्म लिख दीजिए कि भाई-भतीजावाद होता है। मतलब भाई-भतीजावाद लिख देना आपको, क्योंकि उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अंकल जज सिंड्रोम है। अंकल जज सिंड्रोम है मतलब कि उसी का अपॉइंटमेंट होता है जो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नेपोटिज्म, तो ये सब आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। जब आप क्रिटिसिज्म लिखिएगा, क्रिटिसिज्म लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, अब सिर्फ क्रिटिसाइज़ करके निकलिएगा नहीं आगे, तो आपको इसके जो गुड थिंग्स है, जो भी मतलब पॉजिटिव्स है, आपको पॉजिटिव्स इसका लिखना पड़ेगा। तो आप इसका पॉजिटिव लिखिए। क्या है? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंटैक्ट रखता है, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ जुडिशरी होने से बचाता है कि पॉलिटिक्स में अगर मान लीजिए कि जुडिशियल का अपॉइंटमेंट में अगर पॉलिटिक्स आ जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जुडिशरी तो इससे क्या होगा? तो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ जुडिशरी को ये कम करता है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा है कि ये जुडिशियल लेजिटिमेसी है, उसको बढ़ाता है। जुडिशियल लेजि स्पेशलाइज़ेशन को ये फ़ोकस करता है। स्पेशलाइज़ेशन, तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव लिखना है, और जब हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो सीधा-सीधा आपको कंक्लूड कर देना है, किसी का भी स्टेटमेंट से या किसी का भी कोट से आप कंक्लूड कर सकते हैं। कोलिजन को रिसेंट एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, एनज़ेड का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जो एनज़ेड का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। एनज़ेड का जजमेंट दे सकते हैं कि रिसेंटली एनज़ेड का जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट इसको स्टेप डाउन करता है, क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेट कर रहा था। तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप जा करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग ये सब क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने बस आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि कॉलेजियन, ये सब हम लोग क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा जुडिशरी हम लोग 10 घंटे का लेक्चर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें बेसिक क्या है कि आप 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो आप लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थ्रू लिख सकते हैं कि 1993 में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। जिस इसका पार्ट है वो लिख सकते हैं, 243 आर्टिकल्स है वो लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या पड़ा, डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वुमेन। अब देखिए यहाँ पे मेन कैच है कि आपको ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताना है। आपसे ये पूछा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वुमेन को एम्पावरमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है। तो देखिए हेल्प कैसे कर रहा है, अब आप यहाँ पे लिखिए। अब जैसे ये कीवर्ड्स है, तो ये कीवर्ड का आपको सब हेडिंग बनाना है। देखिए हमेशा आंसर सब हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना है, उसको ब्रेक करके लिखना है, कीवर्ड्स को सब हेडिंग में। अब ये देखिए ये हम लोग का सब हेडिंग बन जाएगा ये वाला। अब ये सब हेडिंग वगैरह क्या करता है, अब इसमें सब हेडिंग कैसे हो रहा है, तो वुमेन को पॉलिटिकल वॉइस मिल रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, वो आपको लाइन लिखना है। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 33% रिजर्वेशन दिया था वुमेन को। लेकिन बिहार में 2005-6 में नीतीश कुमार ने इनको 50% रिजर्वेशन दिया, 2006 में इसको कर दिया। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य आप लिखिए तो 50% रिजर्वेशन आपको लिखना पड़ेगा कि वुमेन का 50% रिजर्वेशन होता है। बिहार में 50% रिजर्वेशन है लोकल सेल्फ बॉडी में, ग्रास रूट। अब इससे क्या होता है कि वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे होता है? अब जब पॉलिटिकल वॉइस मिलेगा, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, लोअर जो पॉलिटिक्स होता है, जब लोअर पॉलिटिक्स से वुमेन का रिजर्वेशन बढ़ेगा, तो वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ग्रास रूट लेवल पे होगा, तो उससे कनेक्ट होकर के जब स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं
इससे क्या होगा फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी होता है कि अगर वुमेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे ग्रासरूट लेवल पे काम कैसे जीविका हो गया। तो जीविका के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? वॉइस मिल रहा है वुमेन को। और फिर जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ है, जितना सारा इश्यूज़ है, जैसे सैनिटेशन का इश्यू हो गया या फिर क्लीननेस का इश्यू है, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, दूर होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बिहार में भी एक अभी रिसेंट एक डेटा था बिहार का कि बिहार में वुमेन रिप्रेजेंटेशन इवन 50% रिजर्वेशन है, उससे बढ़ करके 52% है और ये देश में सबसे ज़्यादा है। इतना कहीं नहीं है पूरे देश में 52% रिप्रेजेंटेशन है ग्रासरूट लेवल पे वुमेन का। तो आप ये चीज़ को लिख सकते हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में। लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे नेगेटिव भी लिखना है। नेगेटिव आप क्या लिखिएगा? नेगेटिव में आप लिखिएगा कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। सरपंच पति का कॉन्सेप्ट कि वुमेन की जगह पे अब पंचायत जिन लोगों ने देखा हो आपको पता हो कि जो पंचायत में जो नीना गुप्ता है उनकी जगह पे उनका हस्बैंड सरपंच रहता है, वही काम का सचिव काम करता है। तो उसका कॉन्सेप्ट है। अब उससे अब वुमेन अगर मान ली इलेक्टेड तो वुमेन है ठीक है, ये इलेक्टेड है। लेकिन इन रियल सेंस का एम्पावरमेंट वुमेन का हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो नाम बस वुमेन का, उससे जब उसका पति काम कर रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पति कर रहा है, वुमेन का सिर्फ सिग्नेचर लग रहा है, यहाँ पे अंगूठा लग रहा है। लेकिन जो रियल डिसीजन है उसका पति ले रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि रियल एम्पावरमेंट नहीं है, फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं और फिर आखिरी में आप बिहार का एग्ज़ाम्पल देके कंक्लूड कर सकते हैं कि नालंदा में एक पंचायत था जहाँ का पंचायत में सारी महिलाएँ उस पंचायत में जीती हैं। तो उस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, तो हम लोग का आज का ये वाला जो सेगमेंट वो खत्म होता है। इसी तरीके से हम लोग जितना भी लेक्चर है, मतलब जितना भी बीपीएससी का पीवाई के हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको स्ट्रक्चरिंग करवा देंगे। इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया 73rd 74 को क्योंकि हम लोग इसको क्रैश कोर्स से बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इस पे 3-4 लेक्चर हम लोग लेंगे, बहुत डिटेल में लेक्चर जाएगा ये। और यहाँ पे इसको हम लोगों ने सिर्फ़ एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग सबको ओवरव्यू देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और हम लोग का मेंस क्लास कोर्स आजकल में मान लीजिए कि वो आज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। आप जो प्रूफ है वो चेक कर सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में कि हम लोगों ने कितना बेहतरीन मेंस 70th बीपीएससी में पढ़ाया था। सबका नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे और वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम पे जाकर के जो ये फॉर्मेट है, आप खुद से इस फॉर्मेट में ट्राई कर सकते हैं लिखने का, स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं बैठ करके लिखने का ये आंसर। आपको इस फॉर्मेट में सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीवाईक्यू का और आप खुद से अपना टैब पे या फ़ोन पे एक आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।